नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम जून 2025 की विजन आईएएस हिंदी पत्रिका के पन्ने पलटने वाले हैं। समझिए कि ये भविष्य की एक झलक है। हम ये देखेंगे कि कैसे इतिहास के सबक आज की विदेश नीति को शेप दे रहे हैं और कौन सी ग्लोबल चुनौतियां भारत के सामने खड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो भारत और दुनिया का भविष्य तय कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम भारत के इतिहास से लेकर आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स की शतरंज की बिसात तक का एक सफर तय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर नजर डालते हैं। 25 जून 1975। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये एक ऐसी तारीख है जिसे शायद ही कोई भूल सकता है। इसी दिन देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई और अगले 21 महीनों के लिए देश की दिशा ही बदल गई। तो देखिए, हुआ ये कि 1975 में इमरजेंसी लगी और जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा को बहुत लिमिटेड कर दिया गया। 1976 में आया 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसने सरकार की शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। फिर 1977 में इमरजेंसी हटी और शाह कमीशन बना ताकि ज्यादतियों की जांच हो सके। और आखिर में 1978 में 44वें संशोधन के जरिए लोकतंत्र को बचाने वाले जरूरी सुधार किए गए। ये एक तरह से लोकतंत्र की अपनी ही गलतियों से सीखने की कहानी है। तो सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव ये था कि 44वें संशोधन ने इमरजेंसी लगाने की वजह को ही बदल दिया। पहले आंतरिक अशांति जैसा एक अस्पष्ट शब्द था, जिसका मतलब कोई भी सरकार अपने हिसाब से निकाल सकती थी। उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह जैसा एक बहुत ही ठोस शब्द लाया गया। ये सुनने में छोटा लगता है, पर यह एक बहुत ही पावरफुल बदलाव था ताकि भविष्य में कोई भी सत्ता का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और यही बात उस दौर के सबसे बड़े सबक को बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने रखती है। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार हासिल कर लिया और बस काम खत्म। नहीं, इसकी रक्षा के लिए हर पीढ़ी को सजग और सतर्क रहना ही पड़ता है। अच्छा, अब इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं। अब हम भारत के अंदरूनी मामलों से जरा बाहर निकलकर दुनिया के मंच पर देखते हैं कि वहां भारत की स्थिति क्या है और क्या चुनौतियां हैं। जियोपॉलिटिक्स में हमारी पहली केस स्टडी है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत को एक तरफ चीन और रूस जैसे देशों के साथ मिलकर काम करना होता है, तो दूसरी तरफ अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी बचाना होता है। ये एक बहुत ही बारीक रणनीतिक संतुलन साधने जैसा है। तो सवाल ये है कि भारत ने एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन क्यों नहीं किया? देखिए, वजहें बिल्कुल साफ थीं। उस डॉक्यूमेंट में आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए गए थे, जैसे कि पहलगाम हमले का कोई जिक्र ही नहीं था। उसमें बलूचिस्तान की घटनाओं की तो निंदा की गई, लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत को परेशान करता है उसे नजरअंदाज कर दिया गया। और भारत अपने मूल सिद्धांत पर अड़ा रहा कि भाई, शांति और आतंकवाद ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अब एससीओ से आगे बढ़कर एक और बड़े ग्लोबल मुद्दे पर आते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ में सुधार की जरूरत। ये वो संस्था है जो पूरी दुनिया के व्यापार को नियंत्रित करती है। इस मामले में भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और इसका एक 3 टियर एजेंडा है। पहला, व्यापार में जो गैर जरूरी रुकावटें हैं, जैसे मुश्किल लाइसेंसिंग प्रोसेस, उन्हें हटाना। दूसरा, कुछ देश अपनी सरकारी कंपनियों को जो अनफेयर फायदा देते हैं जिससे मार्केट का संतुलन बिगड़ता है, उसे रोकना। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, डब्ल्यूटीओ की जो झगड़े सुलझाने वाली व्यवस्था है उसे फिर से चालू करना, क्योंकि वो तो कई सालों से ठप पड़ी है। और हाँ, इन बड़े बड़े ग्लोबल मंचों के अलावा एक सीधी चुनौती भी है, और वो है दक्षिण एशिया में चीन का लगातार बढ़ता हुआ प्रभाव। जरा गौर कीजिए कि चीन कैसे भारत के पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान अपने ज्यादातर डिफेंस के सामान के लिए चीन पर निर्भर है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन के पास है और बांग्लादेश को भी सबसे ज्यादा हथियार चीन ही बेच रहा है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो चलिए अब जरा और बड़े कैनवस पर देखते हैं और बात करते हैं कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स और चुनौतियों की जिनका जिक्र इस मैगजीन में है। 90 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 बताती है कि पूरी दुनिया को जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता हासिल करने में अभी भी 90 साल और लगेंगे। ये धीमी रफ्तार हमें याद दिलाती है कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 एक और कड़वी सच्चाई हमारे सामने रखती है।
हम बड़े बड़े ग्लोबल लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कभी इकट्ठा ही नहीं हो पाता। असल में ये फंडिंग की कमी ही हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। अब जरा इस बार चार्ट को देखिए। ये भारत में आने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के ट्रेंड को दिखा रहा है। जैसा कि मैगजीन में बताया गया है, हाल के सालों में इसमें कुछ गिरावट देखी गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस गिरावट के पीछे कारण क्या है और इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। इन सब आर्थिक और वैश्विक चुनौतियों के बीच एक अच्छी खबर भी है, एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव, और वो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। ये दिखाता है कि भारत हर मोर्चे पर बदल रहा है। तो इन सभी अलग अलग पहलुओं को जोड़ने के बाद सवाल उठता है कि भविष्य का रास्ता क्या है? हम आगे की राह के बारे में क्या कह सकते हैं? इस पूरी चर्चा से 4 बहुत बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली बात तो ये कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसे लगातार बचाने की जरूरत है। दूसरा, आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सबसे जरूरी है। तीसरी बात यह कि अगर हम चाहते हैं कि विकास का फायदा सबको मिले तो वर्ल्ड बैंक और WTO जैसी ग्लोबल संस्थाओं को बदलना ही होगा। और चौथी और आखिरी बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक तरक्की अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इन तमाम चुनौतियों और मौकों के बीच 21वीं सदी में दुनिया भारत को किस रूप में जानेगी? भारत की ग्लोबल पहचान क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको देश के भविष्य पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।